हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जो हमारी बुक है मानव भूगोल और उसके सिद्धांत, उसका जो चैप्टर है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप, उसकी जो है हमने शुरुआत की हुई है। अब तक हमने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्रियाकलापों के विषय में और परिवहन सेवाओं के विषय में, संचार सेवाओं के विषय में और जनसंचार के विषय में पढ़ा है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेवाएं। सेवाएं क्या है? विभिन्न स्तरों पर पाई जाती है और सभी स्तरों पर जो है अलग अलग सुविधाएं होती हैं। आप देखते हो जो ये संचार है, जो ये परिवहन है, ये भी एक प्रकार की सेवाएं ही होती हैं। तो सेवाओं का जो आधार है वो कुशल कर्मचारी होते हैं, यानी कि किसी कार्य को करने में जो लोग जितने ज़्यादा कुशल होते हैं, तेज होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उतनी ही ज़्यादा, उतनी ही अच्छे तरीके से हम सेवाएं उपलब्ध करवा पाते हैं। और जैसे सेवाओं में क्या क्या शामिल है, जैसे स्वास्थ्य है, माली है, धोबी है, शिक्षा है, ये सभी जो है सेवाओं के अंतर्गत शामिल होता है। और इसमें जो है मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। अब एक सशक्त कर्मी मतलब एक अच्छा कार्य करने वाले से क्या अभिप्राय है? तो सशक्त कर्मी वे श्रमिक होते हैं जो आत्म यथार्थीकरण द्वारा प्रेरित होते हैं, न कि धन के द्वारा। मतलब अपने आप ही वे किसी कार्य को करने में निपुण होते हैं। ये जीवन की गुणवत्ता पर जोर देते हैं और रचनात्मक व व्यक्तिगत मूल्यों में विश्वास रखते हैं। और उच्च सेवाओं में अभी तक हमने देखा कि जो हमने वकील है, चिकित्सक है, संगीतकार है, माली है, धोबी है, ये सभी जो है सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। उच्च सेवाओं में जो है वित्त विभाग के और बीमा विभाग के लोग शामिल होते हैं। सेवाओं की जो विशेषता है वो कुछ कारकों पर निर्भर करती है। वो कारक कौन कौन से हैं? एक तो है विशेषीकृत कुशलता, मतलब किसी भी कार्य को करने में विशेष कुशलता और योग्यता हासिल करना। दूसरा है अनुभव, तीसरा है ज्ञान। और क्या है हमारा यहाँ पर सेवाओं में? आपने देखा कि शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की सेवाएं जो है यहाँ उपलब्ध की जाती है। अब कई बार प्रश्न हमारे सामने ये भी आ जाता है कि सेवाएं और विनिर्माण के अंतर्गत क्या अंतर पाया जाता है? तो जो सेवाएं हैं वो किस पर आधारित होती है? कौशल पर, अनुभव पर और ज्ञान पर। सेवाओं के द्वारा जो है वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता। सेवाओं का उत्पादन जो है वो अमूर्त होता है, वो किसी को दिखाई नहीं देता, उसे छुआ नहीं जा सकता है। सेवाओं को अप्रत्यक्ष रूप से जैसे वेतन है और मजदूरी के माध्यम से मापा जाता है। तृतीय क्रियाकलाप जैसे प्लम्बर का काम इसका उदाहरण है। आप देखते हो उसे हम माप नहीं सकते, हम उसके श्रम के आधार पर जो है उसे पैसे देते हैं। विनिर्माण में क्या होता है? विनिर्माण का आधार जो है मशीनें चलाने की तकनीकें, उत्पादन की प्रक्रिया होती है। इसमें वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इसका जो उत्पादन है वो मूर्त होता है, उनको छुआ जा सकता है, इनको प्रत्यक्ष रूप से मापा जाता है। द्वितीय क्रियाकलाप जैसे वस्त्रों का निर्माण जो है वो विनिर्माण का उदाहरण है। अब सेवाओं के कुछ घटक भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे विज्ञापन है, कानूनी सेवाएं हैं, जनसंपर्क हैं, परामर्श है, वित्त है, बीमा है। मतलब सेवाओं के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? वाणिज्यिक है, अचल संपत्ति का क्रय विक्रय है, बचत, मरम्मत, परिवहन, मनोरंजन और सामाजिक क्रियाएं। अब उच्च स्तरीय सेवाएं कौन सी होती हैं? या अत्यधिक औद्योगिक देशों में सूचना पर आधारित भूमंडलीय अर्थव्यवस्था ने किन किन सेवाओं को जो है जन्म दिया है? तो इसके अंतर्गत आप लोग क्या बताएंगे कि
अत्यधिक औद्योगिक देशों में सूचना पर आधारित भूमंडलीय अर्थव्यवस्था ने जो है अधिक उन्नत और विशिष्ट सेवाओं को जन्म दिया है। ये सेवाएं उच्च स्तर में कौन कौन सी सेवाएं शामिल होती हैं? वित्त है, बीमा है, परामर्श देना है, सूचना संग्रहण है, सूचनाओं की सेवाओं का प्रबंधन है, शोध का विकास है, वैज्ञानिकों के द्वारा नई वस्तुओं का निर्माण इत्यादि है। ये सेवाएं आर्थिक क्रियाकलापों की केंद्र बिंदु होती हैं। हम इन सभी को ज्ञान उत्पादन और सूचना का प्रवाह भी कह सकते हैं कि हाँ, इसमें जो है उच्च पूंजी के साथ साथ जो है लोगों क्या है, श्रम भी शामिल होता है। और क्या है, कई बार हमसे ये पूछ लिया जाता है असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं, या असंगठित क्षेत्रों की सेवाएं कौन कौन सी होती हैं। तो बिना किसी औपचारिक माध्यम से नौकरियां पान करना जो है असंगठित क्षेत्र कहलाता है। इनको अनौपचारिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि असंगठित जो सेवाएं हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? अनौपचारिक सेवाओं के नाम से। ग्रामीण प्रवासी नगरों में आकर भारी संख्या में जो है इस क्षेत्र में काम करते हैं। इनको जो है बहुत कम मजदूरी दी जाती है। अकुशल होने पर, मतलब किसी भी एक कार्य में निपुण न होने के कारण जो है इनकी मजदूरी को, इनकी सैलरी को कम कर दिया जाता है। इनमें गृहिणियाँ व बाल मजदूर भी आते हैं, जिनकी सेवाओं का कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता, क्योंकि इनके चयन पर जो है नियंत्रण आदि किसी भी प्रकार की जो सरकारी और अर्ध सरकारी संगठन की भूमिका नहीं होती है। अब सभी प्रकार की सेवाएं विशिष्ट कलाएं होती हैं जो भुगतान के बदले प्राप्त होती है। वो कैसे? जैसे एक चिकित्सक है, वो उपचार करके फीस प्राप्त करता है। एक वकील है, कानूनी सलाह देकर। एक अध्यापक शिक्षा देता है और उसकी वो फीस लेता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? भुगतान होने पर, यानी कि फीस प्राप्त होने पर अपनी सेवाएं लोगों को प्रदान करना। अब कई बार क्या होता है, तृतीयक व्यवसाय यानी कि सेवा क्षेत्रों में रोजगार को हिस्सा सारे संसार में क्यों बढ़ रहा है? क्या कारण है कि जो रोजगार का हिस्सा है वो सारे संसार में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है? तो सबसे पहले क्या है? कुशल एवं शिक्षित श्रम की मांग। तो आज प्रत्येक कंपनी में जो है ऐसी कंपनी ऐसे व्यक्ति को रोज़गार देना पसंद करती है जो शिक्षित होने के साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान भी रखते हैं। उसमें छोटे मोटे अन्य उपयोगी गुण भी हों ताकि समय आने पर उसकी सेवाओं का उपयोग किया जाए। यानी कि एक व्यक्ति सिर्फ पढ़ा लिखा ही काफ़ी नहीं है, उसे जो है पढ़ाई के साथ साथ जो है अन्य कार्य, अन्य किसी और क्षेत्र में का भी ज्ञान होना आवश्यक है। दूसरा क्या कारण है? बढ़ती व्यस्तता। आज लोग के पास जो है समय बहुत कम है। सभी लोग सेवाओं को अपने काम सौंप देना चाहते हैं, जैसे विवाह, जन्मदिन, अन्य किसी कार्यक्रम के लिए जो है सेवाओं का उपयोग करना आम हो गया है। इसमें क्या है कि सभी लोगों के पास समय की कम शॉर्टेज हो गई है। सभी लोग जो है सभी अन्य क्षेत्रों से सेवाएं प्राप्त करके अपना कार्य करना चाहते हैं। अप्रत्यक्ष उत्पादन में लगे कामगारों की मांग। आज के कंपटीशन के युग में जो है किसी वस्तु का निर्माण करना व उसे बेचकर धन एकत्रित करना जो है आसान काम नहीं है। इस काम के लिए निपुणता होनी चाहिए, इसलिए इस काम के लिए कुशल व निपुण लोगों की सेवाएं ली जाती हैं। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। और क्या कारण है? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना। आज विश्व के सभी देशों के प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। इसके परिणाम स्वरूप विविध प्रकार की सेवाओं की मांग में भी वृद्धि हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र का आकार और भूमिका। उदारीकरण और निजीकरण के बावजूद आज भी जो है सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व बहुत कम नहीं हुआ है। वर्तमान में सरकार सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करती है। सरकार लोगों को सुरक्षा, प्रशासन, शिक्षा, परिवहन व सफाई जैसी सेवाएं प्रदान
करती है। निर्यात का ऊंचा स्तर। आज देश के लोगों व कंपनियों ने विविध प्रकार के क्षेत्रों में उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है। ये देशी व विदेशी ग्राहकों को अपनी सेवाएं बेचकर पैसा कमाती है। आज विश्व स्तर पर सेवाओं को बड़े पैमाने पर निर्यात किया जा रहा है। जनांकीय सूचना में परिवर्तन। अत्यधिक औद्योगिकृत देशों में जनसंख्या की जनांकीय संरचना में यानी कि जनसंख्या में परिवर्तन व बदलाव आया है। इन विकसित देशों की कुल जनसंख्या में प्रौढ़ों और वृद्धों का अनुपात जो है बढ़ रहा है। साथ ही चिकित्सा सुविधाओं की मांग भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि रोज़गार का हिस्सा जो है सारे संसार में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अभी मैंने आपको सेवाओं के कुछ घटक बताए थे। अब क्या क्या बताए थे? सेवाओं के बिना जो है आर्थिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। राष्ट्र निर्माण में इनकी अदृश्य भूमिका होती है, अमूर्त भूमिका होती है। ये प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने नहीं होती हैं। तो सेवाएं किसी भी प्रकार में की जा सकती है, जैसे वाणिज्यिक सेवाएं, विज्ञापन, कानूनी सेवाएं, जनसंपर्क और परामर्श। ये सब क्या है? हमारी वाणिज्यिक सेवाएं हैं। वित्त, बीमा, वाणिज्यिक आवासीय, भूमि और जैसे चल अचल संपत्ति का क्रय विक्रय, उत्पादन और उपभोक्ता को जोड़ने वाले थोक व फुटकर व्यापार और रख रखाव, सौंदर्य प्रसाधन तथा मरम्मत जैसे कार्य भी सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। परिवहन और संचार, रेल, सड़क, जहाज, वायुयान व डाक तार की सेवाएं। मनोरंजन में क्या है? दूरदर्शन, रेडियो, फिल्म व साहित्य, ये भी एक प्रकार की सेवाएं हैं। विभिन्न स्तरीय प्रशासन, स्थानीय, राज्यीय, राष्ट्रीय प्रशासन, अधिकारी, पुलिस, सेना, अन्य जन सेवाएं जो हैं सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। गैर सरकारी संगठन, शिशु चिकित्सा, पर्यावरण, ग्रामीण विकास आदि लाभ रहित सामाजिक क्रियाकलापों से जुड़े व्यक्तिगत या सामूहिक, ये सभी परोपकारी संगठन जो हैं गैर सरकारी संगठन के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे हमारे सेवाओं के घटक कौन कौन से